गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं आप लोग के सामने एक वीडियो लेके आया हूं और वीडियो है, मेरा विषय इतिहास से जुड़ी हुई है। इससे पहले मैंने आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल के बारे में और एक रूटीन का बच्चा के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में, साथ ही साथ मैंने कुछ महत्वपूर्ण वीडियो को डाला है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग जाइए मेरे चैनल में विकास छेत्री बोल के आप लोग लिखिए, आप लोग को तुरंत कुछ वीडियो पॉप्स अप करते हुए आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। और आज का टॉपिक है इतिहास से जुड़ी हुई विषय बंगाल का विभाजन। जैसे कि आप लोग जानते हो, ब्रिटिश हमारे देश में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में काम करने के लिए आई थी। ब्रिटिश को हमारे देश के अभूतपूर्व संपत्ति के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अपने शासन करते गए उन्हें भारत की सामरिक महत्व के बारे में उन्हें जब पता चला तो उनकी जो इरादा है, उनकी जो मंशा है, एक व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक अस्थायी रूप से अस्थायीकरण करने के लिए वो सोचने लगती है। शुरुआत में उन्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने में उन्हें काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्रांत थे, बहुत सारे ऐसे राज्य थे और राज्य के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे, जिसके कारण ब्रिटिश का उन शासकों के बीच में टक्कर हुआ, उनके बीच में संघर्ष हुई। जैसे कि प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मराठाओं के साथ युद्ध हुई और सिखों के साथ युद्ध हुआ। और जाकर जब उन लोगों ने हमारे देश के महत्वपूर्ण राज्यों पर जब उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया तो उनकी नीति में बहुत सारा परिवर्तन दिखाई देने लगा। उनकी आर्थिक दुर्नीति बहुत ही खराब थे, भारत के नागरिक के प्रतिकूल थे। उन्होंने जब महसूस किया कि बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां से भारतवासियों को एक राष्ट्र चेतना का एक एनर्जी मिलता है, एक ऊर्जा मिलता है, इसलिए सबसे पहले ब्रिटिश ने बंगाल को डिस्टर्ब करने के लिए सोचा, क्योंकि बंगाल एक राष्ट्रीयता के लिए एक चिंगारी पैदा करने का काम कर रहा था जो पूरे भारतवर्ष में, और ब्रिटिश के लिए एक डिफिकल्टीज, ब्रिटिश के लिए एक कठिनाई उत्पन्न करने का काम कर रहा था। इसलिए ब्रिटिश ने सबसे पहले बंगाल में अस्थिरता लाने की कोशिश की, क्योंकि ब्रिटिश अच्छी तरह से समझते थे अगर बंगाल में अनस्टेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद पूरे भारत में इसका प्रभाव दिखाई देगा। तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने बंगाल की राजनीति पर उन लोगों ने डिस्टर्ब करने का कोशिश किया, जिसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फुट डालो और शासन करो की नीति। तो ब्रिटिश की इस नीति का सबसे पहले उदाहरण बंगाल प्रांत में देखने को मिलता है, जिस बंगाल में हम लोग निवास करते हैं। उस समय ब्रिटिश ने यह बहाना किया कि बंगाल जनसंख्या के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से काफी बड़ा है, इसलिए बंगाल का विभाजन करना बहुत ही जरूरी है। और ब्रिटिश ने इसके लिए ये दावा किया कि अगर बंगाल का विभाजन हो जाएगा तो इसका सबसे ज्यादा लाभ बंगाल के वासियों को मिलेगा। लेकिन इसके पीछे ब्रिटिश का मंशा कुछ और ही था। तो अपने मंशा, अपने उद्देश्य को, अपने स्वार्थ को, अपने उल्लू को सीधा करने के लिए ब्रिटिश ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका को बना दिया तथा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को बना दिया। तो उस समय बंगाल की राजधानी लगभग 7.5 करोड़ थी, और अगर उस समय की भारत की जनसंख्या को देखा जाए तो अकेले बंगाल में भारत की उस समय की जनसंख्या का 1/4 भाग जनसंख्या बंगाल में रहते थे। इसलिए ब्रिटिश ने जनसंख्या का उदाहरण देते हुए, जनसंख्या की जटिलता को दिखाते हुए बंगाल को दो भागों में बांट दिया। बंगाल को दो भागों में बांट देने की घटना जब पूरे देशवासियों को हो जाती है, उस खबर की जब भनक हो जाती है, तो ब्रिटिश के विरोध में भारत में एक जन आक्रोश पैदा हो जाती है। तो बंगाल में उस समय बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण नेता थे जो राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, जो केवल बंगाल में ही ब्रिटिश के विरोधी ना होकर पूरे भारतवर्ष में एक तरह का ब्रिटिश के विरोध, एक चिंगारी उत्पन्न करने का काम कर रहे थे। ऐसे नेताओं ने एक संगठित होकर अब ब्रिटिश के विरोध में एक जन आंदोलन छेड़ने की कोशिश की, और उस जन आंदोलन को भारत के इतिहास में स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी का अर्थ होता है देश की वस्तुओं का उपयोग करना, और बहिष्कार का अर्थ होता है ब्रिटिश की बनी हुई वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो इस तरह से एक तरफ ब्रिटिश की वस्तुओं की बहिष्कार की गई, तो दूसरी तरफ देशवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी वस्तुओं की काफी मात्रा में खपत की गई। इसके कारण हमारे देश में बहुत सारे देसी उद्योग, बहुत सारे देसी व्यापारियों का काफी मुनाफा देखने को मिलता है। तो 1899 से लेकर 1905 के बीच में भारत का वायसराय बन के लॉर्ड कर्जन भारत आता है, और उसने
अपनी एक साम्राज्यवादी नीति का उदाहरण देते हुए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर देता है। तो 16 अक्टूबर का जो दिन था वो पूरे बंगाल और भारतवासियों के लिए एक काला कानून था, एक अंधकार दिन था, एक शोक दिवस था, जिसके कारण 16 अक्टूबर के दिन बंगाल वासियों ने, भारत के लोगों ने एक काला दिवस के रूप में मनाया, एक शोक दिवस के रूप में मनाया। बंगाल के बहुत सारे लोग अपने घर को छोड़कर ये गंगा स्नान करने के लिए चले गए, गंगा डुबकी लगाने के लिए चले गए, हाथों में काला झंडा लेकर बंगाल विभाजन के विरोध में उन लोगों ने एक बहुत जोरदार आंदोलन किया। उन लोगों ने एक जन आंदोलन को उन लोगों ने पूरे देश में पेश करने की कोशिश की। तो उस समय के हमारे देश के महान कवि, हमारे देश के एक राष्ट्रता के एक प्रतीक रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल में इस विभाजन के कारण जो एक सांप्रदायिक एक दंगा उत्पन्न हो गई थी, उस दंगा को संभालने के लिए और हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता स्थापित करने के लिए, साथ ही साथ देशवासियों में एक राष्ट्रता की भावनाओं को और ज्यादा भरने के लिए उन्होंने अमर सोनार बंगला नाम की एक गीत की रचना की। और आज के डेट में भी अमर सोनार बंगला बांग्लादेश की एक राष्ट्रगीत है। इस तरह से भारत के बहुत सारे संघ संस्थाओं ने बंगाल विभाजन के इस विरोध में उन लोगों ने पुरजोर समर्थन किया। हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के बीच में प्यार बांटने की कोशिश की, एक दूसरे के हाथ में कलाई, एक दूसरे की कलाई में रक्षाबंधन बांधने की कोशिश की, और रक्षाबंधन का महत्व इससे और ज्यादा बढ़ जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो ब्रिटिश के बने हुए स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में उन दिनों पढ़ाई कर रहे थे। उन विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई को स्थगित कर दिया, क्योंकि यह एक जन आंदोलन था और इस जन आंदोलन में देश के हर एक वर्गों ने अपने समर्थन को उन्होंने दिखाने का काम किया। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो जमींदार वर्ग हो, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी वर्गों के लोगों ने अपने आपसी मतभेद को भुलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर इस बंग भंग विरोध के इस आंदोलन में अपनी समर्थन देने की प्रयास की। यहाँ तक कि नारियों ने, छोटे छोटे बाल बच्चों ने भी अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर वंदे मातरम की गीत को गाते हुए देश में एक राष्ट्रता की एक चिंगारी को, एक राष्ट्रता की एक प्रेम को स्थापित करने का यहाँ पर उन लोगों ने कोशिश किया। क्योंकि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं को इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान था कि ब्रिटिश हमारे देश में अर्थ और पैसा के बल पर शासन कर रहा है। अगर इस तरह से ब्रिटिश के विरोध में एक बहिष्कार आंदोलन किया जाए तो इससे ब्रिटिश का एक बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस बात का उन्हें भनक थी, इसलिए उन लोगों ने एक बहिष्कार आंदोलन का उन लोगों ने सूत्रपात किया और बहिष्कार आंदोलन का ब्रिटिश व्यापारियों के ऊपर पुरजोर बड़ा प्रभाव पड़ा, उनके ऊपर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके कारण ब्रिटिश की एक जो साम्राज्यवादी जो ताकत थी उसकी जड़ें हिल गई और अंत में जाकर ब्रिटिश सरकार को इस बंगाल विभाजन के विरोध में, इस बंगाल विभाजन के बारे में उन लोगों को विश्लेषण करना पड़ा, इसके बारे में जांच पड़ताल करना पड़ा। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश के बने हुए अस्पतालों में उस समय भर्ती थे। ऐसे मरीजों ने भी ब्रिटिश के बने हुए दवाई को खाने को पूरी तरह से उन लोगों ने मना किया। इससे इस बात की अंदाजा होती है कि बंगाल विभाजन के विरोध में चल रही आंदोलन में किसी भी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। यह एक ऐसी आंदोलन थी जिसमें भारत के संपूर्ण वर्गों ने अपना समर्थन पेश किया। फलता अंत में जाकर ब्रिटिश को घुटने टेकने पड़े और 1911 में बंगाल विभाजन के निर्णय को ब्रिटिश को वापस लेना पड़ा। और इस आंदोलन ने भारतीयों के मन में एक भावनाओं को भरने का काम किया, एक साइकोलॉजिकल एक माइंडसेट को प्रिपेयर किया, जिससे उन लोगों को अब इस बात का एहसास होने लगा कि अगर हम इस प्रकार के आपसी मतभेद को भुलाकर अगर हम सब कोई एक होकर, संगठित होकर ब्रिटिश के विरोध में कोई जन आंदोलन करेंगे तो निश्चय ही एक देश में एक आज़ादी की एक माहौल हम लोग उत्पन्न कर पाएंगे। इस प्रकार की भावनाओं को भरने का इस आंदोलन ने एक विशेष मैसेज देने का काम किया। लेकिन बड़ी दुख की बात है, इस आंदोलन को लेकर भारत के नरमपंथी और गरमपंथी नेताओं के बीच में एक विरोधाभास की स्थिति थी, क्योंकि नरमपंथी हमेशा अनुमय विनिमय के नीति को मानकर चलते थे
उनका आंदोलन करने का तरीका कुछ और ही था। लेकिन अनुनय विनिमय के इस नीति से देश की आज़ादी की ये जो यात्रा है वो पूरी नहीं हो रही थी। इसलिए भारत के कुछ ऐसे गर्मपंथी विचारधारा के नेताओं का उद्भव हुआ, उनका प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने ये सोचा कि एक ऐसी शक्ति जो बल के सहारे शासन कर रही हो, ऐसे शासन को जड़ से उखड़ने के लिए बल का ही प्रयोग करना होगा। इस विचारधारा को परिपोषित करने वाले भारत के युवाओं ने 1907 में नरमपंथियों की आंदोलन की विचारधाराओं से उग चुके थे और उन लोगों ने एक दूसरा ही एक रास्ता को अपनाया, जिसके कारण 1907 में सूरत के अधिवेशन में सूरत के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो जाता है। और आगे क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आपस में शेयर करेंगे। और ये जो वीडियो है विशेषकर पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो क्लास 10 में, 12 में या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो WBCS की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, SSC या कोई राष्ट्रीय स्तर की कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए वीडियो उपयोगी हो सकता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेगा। धन्यवाद, नमस्कार।